इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। आज हम देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई डाइपोल रखते हैं तो उस पर क्या होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह सब देखना है। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क कैसे वर्क करता है वो सब आज हमें देखना है। इधर डायग्राम देखो सबसे पहले डेरिवेशन का। यहाँ पे इधर साइड में समझो, चलो यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। यूनिफॉर्म यानी जो सीधी सीधी लाइन में चलता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, ये रहा। ठीक, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। इस तरह से एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया। ये ए है, ये बी है, इधर -q इधर +q और इनके बीच का डिस्टेंस 2a। ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे झुका हुआ है तो थीटा एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल पे झुका हुआ है ये। और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ओ पॉइंट। ओ भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इतना हम कर लेते हैं। यही इस डायग्राम में हमें देखा है। अब देखो ये +q पे और -q पे कितना कितना फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, F=QE। अब सोचोगे ये कहाँ से आया, पिछले वाले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F/Q। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया तो F कितना मिल गया, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इतना फोर्स लगता है QE, यहाँ लगेगा QE और इस तरफ लगेगा -QE। ऐसा क्यों है, देखो एक इधर और एक इधर, ये प्लस का Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बताया था प्लस के Q में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे QE हो गया, ये -Q है। -Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स, इस तरफ। समझ गए, इसमें यहाँ देखो +Q के लिए बनाया QE और -Q के लिए बनाया -QE, दोनों अपोजिट साइड में है। वैसे तो बराबर हैं, ये भी QE है और ये भी QE है, बस ये प्लस का है और ये माइनस का है, सिंबल का फ़र्क है। अब ज़रा ध्यान से इधर देखो, मान लो ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। इधर से भी QE फोर्स लगेगा और इधर से भी QE फोर्स लगेगा। तो जैसे ही दोनों तरफ से QE फोर्स लगेगा तो इस तरह से घूमने लगेगा ना, एक इसमें टर्न आ जाएगा फोर्स के कारण। तो यही तो होता है टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही तो बोलते हैं टॉर्क। ये टर्न करने लगेगा फोर्स से, इसी को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसकी ज़रा लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कंसाइडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज -Q एंड +Q एंड लेंथ 2a प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जहाँ पे एक चार्ज -Q है, एक चार्ज +Q है और इसके बीच का डिस्टेंस 2a है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये एक थीटा एंगल भी बना रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई, थ्योरी लिखी हुई। इसके बाद देखो फोर्स ऑन +Q एट पॉइंट B। +Q पे लगने वाला पॉइंट B पे QE हो गया और माइनस पे लगने वाला फोर्स -QE हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो QE और ये वाला QE है, इनके ये बराबर तो हैं, बस इनके ये जो है माइनस और प्लस, ये सिंबल अलग अलग हैं। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच गिव राइज टू अ टॉर्क ऑन द डाइपोल। वही चीज़ में लिखी है, दोनों बराबर हैं, एक प्लस की डायरेक्शन में जाएगा इधर की तरफ और एक इधर की तरफ जाएगा। और जैसे ये ऐसे घूमने लगेंगे तो एक इफेक्ट होगा जनरेट, जिसको बोलते हैं टॉर्क। समझ गए, टॉर्क को दिखाते हैं टाउ से। इसका फॉर्मूला होता है, कोई सा भी एक फोर्स ले लो किसी भी साइड का और इनटू कर दो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। जैसे हमारे पास दो फोर्स हैं QE और -QE, हमने QE ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है मल्टीप्लाई में। डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने किसको माना है, OB को, तो OB ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दी। अभी OB की वैल्यू हमें चाहिए, तो OB की वैल्यू क्या होगी, देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर इतना OB और अपॉन में हाइपोटेनस 2a। तो यहाँ से OB को निकाल लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई में भेज के, 2a साइन थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको OB की जगह डाल देंगे 2a साइन थीटा को, यहाँ से QE इंटू 2a साइन थीटा। तो
तो क्यू ऐसे रखो, 2a को इधर ले आओ और ई साइन थीटा। क्यू 2a क्या होता है, p होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और ई साइन थीटा, या फिर ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर भी कर सकते हैं इसको। ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ये था डेरिवेशन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। जैसे यहाँ लिखा है नोट में, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज़ ज़ीरो। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा। इधर देखो, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म यानी बिल्कुल सीधी सीधी। इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख रखा है, ये ए बी। इधर से क्यू ई फोर्स लग रहा है, इधर से भी क्यू ई फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स बराबर हैं, बस सिंबल चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, एक इधर है एक इधर है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना ये। इसीलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो उस पर नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स ज़ीरो होता है। अब बात करते हैं टॉर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला डराइव किया, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा, पहली कंडीशन है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से टाउ हमारा हो जाएगा पी ई। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि हमारा जो टॉर्क है वो कब मैक्सिमम होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के थीटा पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री और तीसरी थीटा बराबर 180 डिग्री। ये दो कंडीशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पे क्या होगा। इसको मैं इधर रफली डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। अगर मुझे थीटा जीरो करना है तो थीटा जीरो करने के लिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी रखना पड़ेगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ चलता है। तो मैं डाइपोल को कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ए बी, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। तो अब ये भी माइनस से प्लस की तरफ चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डाइपोल की डायरेक्शन भी इधर है, यानी ए की डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, सबको पता है साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से ये पूरे फॉर्मूले में जब साइन जीरो की वैल्यू 0 रखेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखनी है हमें, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम तुम्हें पता नहीं होगा पहली बात तो, क्योंकि तुम्हारी मैम ने तुम्हें कराया नहीं है 11th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट में समझ लो, जितना इधर जा रहा है अगर उतना ही वापसी आ रहा है तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। जितना गया उतना ही आया तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम होती है। इसमें देखो, अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा जगह से हिला दूँ, माइनस की उधर पहुँचा दें और प्लस की उधर पहुँचा दें, तब क्या होगा। देखो, सबको पता है जो प्लस पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है क्यू ई, और निगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्यू ई। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये इधर लगा रहा है फोर्स और इधर लगा रहा है। जैसे ही मैं इसको इस डायरेक्शन से थोड़ा ऊपर की तरफ करूँगा तो ये दोबारा अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल में है ना, लौट के तो अपनी जगह पे आ रहा है लेकिन एकदम स्टेबली आ रहा है, हिल डुल नहीं रहा बिल्कुल भी। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करा वैसे तुरंत लौट के आ गया, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे दूसरी तरफ ये थीटा बराबर 180 डिग्री का देखते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। 180 करने के लिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और डाइपोल की भी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये आ गई, डाइपोल को हमें अब की बार प्लस इधर रखना पड़ेगा और माइनस क्यू उधर रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ होती है डाइपोल की डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो थीटा हो गया 180 डिग्री। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा या माइनस क्यू आ जाएगा। तो देखो, प्लस क्यू तो इधर लगाएगा क्यू ई, और माइनस वाला इसके अपोजिट में लगाएगा क्यू ई। तो अब की बार जब इसे घूम के आना होगा तो ये पूरा राउंड काट के ऐसे आएगा, ये तुरंत वापस नहीं आ रहा। जब ये तुरंत वापस नहीं आ पा रहा तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कभी कभी पूछता है थीटा बराबर 0 डिग्री पे कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा बराबर 180 डिग्री पे कितना कैसा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये न्यूटन क्लीन वाले डायग्राम बना लेना। ये 3 कंडीशन थी इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। आज देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को एक और नाम से जानते हैं
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी 90 डिग्री पे हमें किसी पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना के। सबसे पहले इसका डायग्राम को समझ लो। इसके डायग्राम में देखो क्या दे रखा है। हमने पहले तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया ए बी, ये माइनस है ये प्लस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इनके बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया, फिर इसको बीच में से हाफ बिल्कुल सेंटर पे से काट के ओ पॉइंट बोल दिया, और ये ए में बढ़ गया, ये भी ए में बढ़ गया। ये पिछले उसमें भी हमने देखा था एक्सेल पॉइंट वाले में। ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी बना लिया। इस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। ये आपस में झुके हुए हैं, तो इन एंगल को थीटा मान लिया जो एंगल झुका हुआ है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, ये ओ है, और 90 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस, और ये हाइपोटेनस हो गया। फिर यहाँ से अगर निकालोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो ये अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगी, और ये भी सेम वही आएगी क्योंकि ये भी आर है और ये भी ए है। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, ये माइनस क्यू है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की ओर या अंदर की ओर? अंदर की ओर होगी क्योंकि माइनस है, और बताया भी था माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है, तो इसकी तरफ आएगी ये ई ए। और ये प्लस क्यू है, इसके लिए आउटवर्ड होती है तो बाहर जाएगी ई बी। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ई ए निकाल लिया, 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ई बी भी ऐसे ही मिल गया। इसके बाद जो ई ए है और ई बी है दोनों सेम सेम है, इसलिए इन दोनों को ई डैश के बराबर मान लिया, क्योंकि अब हम ना ई ए और ना ई बी, ई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दो हिस्सों में बढ़ गई। प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ भी रखा है आप सबने, कि जिस डायरेक्शन में थीटा बनता है उसको बोलते हैं कॉस थीटा। ई ए है ना, तो ये ई ए कॉस थीटा हो गया। बाकी जो थीटा से दूसरी वाली साइड है इसको बोलते हैं ई बी साइन थीटा। ठीक, उसी तरह से जैसे ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब यहाँ पे ई बी है, तो ई बी के लिए थीटा वाली डायरेक्शन में ई बी कॉस थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में इधर ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा। ठीक, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनको प्लस करेंगे। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर कैंसल्ड आउट, एंड ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा आर एडिड अप। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा को जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतना याद रख लो कि साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको कैंसिल कर दिया और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को ले लिया दोनों के। ठीक, ई ए की जगह ई डैश लिख सकते हैं और ई बी की जगह भी ई डैश लिख सकते हैं। अब ई डैश कॉस थीटा 2 ई डैश कॉस थीटा हो गया। ठीक, यहाँ पे अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे ई डैश की 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। अच्छा, कॉस थीटा निकालने के लिए डायग्राम में देखो, ये 90 डिग्री का एक डायग्राम है, चाहे तो ये वाला देख लो ट्रायंगल, चाहे ये वाला देख लो, वैल्यू दोनों में सेम ही है। ठीक, तो यहाँ देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, ए है, और परपेंडिकुलर कितना है, अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए अपॉन अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सारी वैल्यू उसमें भर दी। अब देखो 1/4πε0 ऐसे ही आ गया, ये क्यू, टू क्यू और ए, पी क्या होता है, क्यू इंटू 2a। तो यहाँ से ये तीनों के बदले हम सिर्फ पी लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 1 है, और अगर मैं रूट हटाऊँ तो रूट को कितना बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। यहाँ से 1 और हाफ को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 प्लस ये 3/2 हो जाएगा। इसीलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर इन दोनों को मिला के 3/2 लिख दी। अब यहाँ से ए बहुत छोटा होता है आर से, पिछले लेक्चर में भी बताया था,
तो ए स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा होगा आर स्क्वायर से, इसलिए ए स्क्वायर को हमने हटा दिया। उसके बाद देखो आर स्क्वायर बचा और इधर 3/2, 2 से ये वाला 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। तो अब जो हमारा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 1/4πε0 पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आ गया। ठीक है।